नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हमारे देश को आज़ाद हुए आज से 70 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो क्या आज हमारा देश सच में आज़ाद है? क्योंकि दोस्तों, एक आज़ाद देश उस देश को कहते हैं जिस देश में लोग जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, जो चाहे वो जो मन करे वो कर सकते हैं, जहाँ घूमने जाने का उन्हें मन करे वो वहाँ घूम सकते हैं। उसे कहते हैं आज़ाद देश। लेकिन आज क्या हमारे देश में ये सब हो पा रहा है दोस्तों? आज हमारे देश के लोगों को किसी बाहर के अन्य देश से खतरा नहीं है दोस्तों। आज हमारे देश के लोगों को अपने ही देश में रहने वाले लोगों से खतरा है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। खैर, मैं हमारे प्रधानमंत्री जी के भाषण के तरह बातों को यूं गोल गोल घुमाकर नहीं कहूँगा। ये इंसिडेंट है असम के कामरूप जिले की। सनातन डेका नाम के एक व्यक्ति जो कि एक छोटे से कंपनी में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते उनकी कंपनी बंद पड़ गई थी। इसीलिए उन्हें मजबूरी में आकर उन्हें सब्जियां बेचना पड़ा था अपने परिवार को चलाने के लिए। पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी सनातन डेका के ऊपर आ चुकी थी। तो एक दिन, ये 23 मई की बात है, जब वो बाजार से सब्जियां बेचकर अपने घर वापस लौट रहे थे, तब अचानक से उनका साइकिल का आगे वाला टायर जाके एक स्कूटी में दे मारते हैं। तो इतने में ही स्कूटी में बैठे दो व्यक्ति उतरते हैं और उनसे उनकी कुछ बहस हो जाती है। जैसे ही बहस होती है तो वहाँ पे आसपास के बाज़ार से और 3 लोग आ जाते हैं और वो 5 लोग मिलकर सनातन डेका को बहुत ही बेरहमी से मारते हैं। दोस्तों, उनकी पीट कर उनकी हत्या कर देते हैं ये 5 लोग मिलकर। दोस्तों, मैं सनातन डेका का ये वीडियो इंटरनेट में नहीं डाल सकता, लेकिन अगर आपने भी ये वीडियो देखा होता तो आपके भी इंसानियत में से भरोसा उठ जाता दोस्तों, जैसे कि मुझे उठ चुका है ऑलरेडी। कैसे कोई आदमी अपने ही जैसे एक दूसरे आदमी को इतनी बेरहमी से मार सकता है दोस्तों, आप ज़रा एक बार सोचिए। और ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों। असम में इस केस को मिलाकर आज तक ऐसे 12 मॉब लिंचिंग के केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं। आपको याद होगा जून 2018 जब नीलोत्पल और अभिजीत को कार्बी आंगलोंग में कुछ गांव वालों ने मिलकर उनकी पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। फिर कैसे जुलाई 2013 में एक पिता और उनके 13 साल के छोटे मासूम बच्चे को कुछ ऑटो रिक्शा वालों ने मिलकर उनकी पीट कर हत्या कर दी। और ऐसे कई केसेस है असम में, और सिर्फ असम में ही नहीं दोस्तों, पूरे भारत देश में आए दिनों ऐसे मॉब लिंचिंग के केसेस सुनने को हमें मिलते रहते हैं। अभी पिछले ही महीने महाराष्ट्र में 2 साधुओं को इतनी बेरहमी से मारा सब लोग ने मिलकर कि उनकी मौत हो गई। वहाँ पर पुलिस कर्मचारी भी खड़े थे, लेकिन किसी ने उनको बचाने की मदद करने की किसी ने भी कोशिश नहीं की दोस्तों। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में गौ के सुरक्षा के नाम पर किस तरह के से लोगों के साथ मॉब लिंचिंग के केसेस होते रहते हैं, ये हमें तो आए दिनों सुनने को मिलते ही रहते हैं। खैर, इतने बड़े इंसिडेंट के हो जाने के बाद भी लोगों की इतनी सी अकल क्यों नहीं आती? अगर हम अच्छी तरीके से देखें और एनालाइज करें तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है मॉब लिंचिंग के? ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण पूरे दुनिया में हमारे भारत देश में ही हर साल मॉब लिंचिंग के केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं? तो आइए एक एक करके देखते हैं इस फैक्टर्स को। दोस्तों, अगर हम मॉब लिंचिंग के फैक्टर्स में नज़र डालें तो एक सबसे बड़ा फैक्टर और रीज़न है मॉब लिंचिंग का सोशल डिस्क्रिमिनेशन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। हमारा इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये अलग अलग रिलीजन कास्ट के लोग मिलकर एक साथ रहते तो है, लेकिन फिर भी इनके मन में कहीं ना कहीं एक दूसरे पार्टिकुलर रिलीजन को या फिर कम्युनिटी को लेकर हेट्रेट होता है। तो दोस्तों, क्यों ये हेट्रेट? अगर हम सब डाइवर्स है, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो हम अपने अंदर के इस नफ़रत को क्यों ख़त्म नहीं कर सकते?
ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक हमारे सोसाइटी में रहेगा तब तक आए दिनों हमें ऐसे मॉब लिंचिंग के केसेस सुनने को मिलते ही रहेंगे। और दूसरा फैक्टर है कम्युनल पॉलिटिक्स। दोस्तों ये हम सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स में एक रिलीजन को डालना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन दुख की बात तो ये है आज हमारे भारत देश में हमारे आंखों के सामने यही हो रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। आज हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये एक पार्टिकुलर रिलीजन को, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने में लगी हुई है। तो इसी के कारण हमारे भारत देश में एक पार्टिकुलर रिलीजन के साथ, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के साथ सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग के केसेस सुनने को मिलते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होगा मेरे बात में तो आप सारे केसेस को उनके रिलीजन से मिलाकर आप गूगल करके एक बार देख सकते हैं दोस्तों। एंड द थर्ड फैक्टर इज पीपल लूजिंग देयर फेथ ऑन लॉ एंड मशीनरी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। लोगों को पुलिस व्यवस्था से और कानून व्यवस्था से उनका पूरी तरीके से भरोसा ही उठ चुका है। और भरोसा करे भी तो किस तरीके से, जब हमने नीलोत्पल और अभिजीत का असम में कार्बी आंगलॉन्ग जिले में जो उनके साथ जो मॉब लिंचिंग हुआ, वहाँ पर हमने देखा कि एक पुलिस कर्मचारी उनको बचाने के अलावा उनका वीडियो उतार रहा है। और उसके बाद भी दोस्तों अभी महाराष्ट्र में जो साधुओं के साथ जब ये इंसिडेंट हुआ मॉब लिंचिंग का, तब भी पुलिस कर्मचारी वहाँ पे खड़े दिखाई पड़े, लेकिन किसी ने उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की। और इसके बाद भी अगर केस भी होता है फिर भी क्रिमिनल्स पैसा देकर, घूस खिलाकर, कुछ भी करके ये बच जाते हैं दोस्तों। इनके लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाने की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चौथा फैक्टर है मॉब लिंचिंग का मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जो कि आजकल हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा चल रहा है। आज हमारे व्हाट्सएप में कोई भी फॉरवर्ड आ जाता है तो हम उस पर आँख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं, लेकिन असल में वो गलत होता है, वो एक मिस इन्फॉर्मेशन होता है। आज हमारे देश में 70% ऐसे केसेस है मॉब लिंचिंग के जो कि ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के कारण हुए हैं। और दोस्तों पांचवा और सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है मॉब लिंचिंग का वो है इलिटरेसी। दोस्तों अकॉर्डिंग टू 2019 डाटा हमारे इंडिया का जो इलिटरेसी रेट है वो है 74.4%। यानी कि सिर्फ अगर हम देखा जाए तो 26% ही हमारे इंडिया का पॉपुलेशन ऐसा है जो कि लिटरेट है, यानी कि पढ़े लिखे हैं। वैसे हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में तो बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो लिटरेसी रेट में हमारा देश बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी बहुत ही पीछे है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। बांग्लादेश का लिटरेसी रेट है 72.89% एंड पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है 62.3%। और जब तक हम इस इलिटरेसी के प्रॉब्लम को हमारे भारत देश से पूरी तरीके से उखाड़ कर फेंक नहीं देते, तब तक हमारे देश में ऐसी घटनाएं होते ही रहेंगी दोस्तों। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स मॉब लिंचिंग के। अगर हम चाहे तो हमारे देश में ऐसे मॉब लिंचिंग के केसेस आएंगे ही नहीं, बस हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर हम हिंदू, मुसलमान और ऐसे मंदिरों के मुद्दे में ध्यान देने के अलावा अगर हम बच्चों की एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा ध्यान दें, या फिर हम जो स्टैचूज़ वगैरह बनाने के लिए, अलग अलग घूमने के लिए पार्क्स बनाने के लिए जो करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए जो खर्च करते हैं, अगर वही पैसा गांव-गांव में स्कूल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाए तो दोस्तों कितना कमाल का बात होगा, नहीं? अगर हम गांव-गांव में जाकर पुलिस प्रशासन की मदद से, एनजीओज़ की मदद से अगर हम अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं तो दोस्तों ऐसे गांव के इलाकों में मॉब लिंचिंग के केसेस आने पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। और एक लास्ट चीज़ जो हमारी सरकार को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ऐसे जो केसेस आते हैं, ऐसे जो क्रिमिनल्स जो होते हैं, इनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की, एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट बनाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो ऐसे और कई तरीके हैं जिससे हमारी देश का हालत हम सुधार सकते हैं और एक नया और एक सुनहरा समाज बना सकते हैं।
तो दोस्तों आज के मेरे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, पसंद आता है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसे नए नए पॉलिटिकल और करंट अफेयर्स के वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।